त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे और हमने त्रिभुज में क्या क्या पढ़ लिया, यानी कि क्या होता है त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज को कोणों और भुजाओं के आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, तो जैसे पहला त्रिभुज मैंने आपको बताया था, भुजाओं के आधार पर बताया था समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या था कि तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर थे। दूसरा मैंने आपको बताया था समुद्दिबाहु त्रिभुज। समुद्दिबाहु त्रिभुज क्या होता है, समुद्दिबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं और दो कोण बराबर होते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था विषमबाहु त्रिभुज। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार फिर से रिवीजन हो जाए और उसके आगे फिर बताते हैं आपको। तो विषमबाहु त्रिभुज बताया था, ये थे भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर मैंने आपको बताए थे, और जैसे चौथा मान लीजिए न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, जिसमें कम से कम आपका एक कोण जो हो वो न्यून कोण होना चाहिए। और विषमबाहु त्रिभुज मैंने बताया था, इसमें एक भी भुजा एक भी कोण जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। फिर अगला आता था आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या है कि इसमें कम से कम आपका एक कोण अधिक कोण होना चाहिए था। और उसके बाद फिर आपको एक बताए थे आपको समकोण त्रिभुज। ठीक है, कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो होता है वो 180 अंश होता है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, ये 180 अंश होता है। फिर मैंने सर्वांग क्षमता बताया था आपको। सर्वांग क्षमता क्या होती है, तो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता बताई थी। एक बताया था एस 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 सर्वांग क्षमता, यानी कि जब दो त्रिभुज हैं तो और उनकी तीनों भुजाएं आपस में कैसी हों, संगत भुजाएं आपस में बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज कैसे, ऐसे सर्वांग क्षमता कहलाता है। दूसरा मैंने आपको एक बताया था कि साइड एंगल साइड। ठीक है, अगर दो संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण अगर बराबर है तो भी त्रिभुज सर्वांग सम होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि एंगल साइड एंगल, यानी कि दो कोण और एक भुजा अगर आपकी बराबर है तो भी सर्वांग सम होता है। और फिर मैंने आपको ये बताया था RHS कि समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण और एक साइड बराबर होती है तो वो त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो इस सर्वांग समता के 4 नियम आपको बताए थे। समरूप बताया था मैंने, समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। तो समरूप त्रिभुज में मैंने बताया था कि उनकी जो भुजाएं होती हैं उनका अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जैसे मान के चलो कि ए बी प्लस हैं, जैसे दो त्रिभुज आप बना लीजिए, समरूप त्रिभुज हैं अगर ए बी सी और पी क्यू आर, तो यहाँ पे ए बी बटे पी क्यू हो जाता था और ए सी बटे आपका पी आर हो जाता था और बी सी बटे क्यू आर हो जाता था, यानी भुजाओं का अनुपात बराबर होता था। और यदि त्रिभुज समान कोण के, यानी कि ये त्रिभुज के कोण भी आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो भी त्रिभुज समरूप कहे जाते थे। कोण ए बराबर कोण पी हो जाता था, कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाता था और कोण सी बराबर कोण आर हो जाता था। ठीक, तो ये इतनी चीज हम आपको जो है वो बता चुके थे कि आपके किस टाइप के कोण होते हैं, समरूप क्या होता है और सर्वांगसम क्या होता है, ये सारी बातें हो चुकी थी। अब इसके बाद आज आपको समकोण त्रिभुज में कुछ और गुण होते हैं उसके बारे में बताते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है और उसमें क्या चीज़ लगती है, उसके बारे में बताएंगे। समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय का यूज होता है, सुने होंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जो थे वो यूनान के एक महान गणितज्ञ थे। ठीक है, और उन्होंने समकोण त्रिभुज में एक सिद्धांत दिया था कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका जो वर्ग होगा, उस भुजा पे बना वर्ग अन्य जो शेष दो भुजाएं हैं उन पर बने वर्गों के योग के बराबर होता था। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज में
कम से कम आपका एक कोण जो हो वो 90 डिग्री का हो। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज में। और जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है इसे हम कर्ण कहते हैं, और कर्ण के सामने की भुजा होती है उसको लंब कहते हैं, और जो शेष भुजा बचती है उसको आधार कहते हैं। तो पाइथागोरस जो हुए थे उन्होंने बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन ये सिद्धांत हमारे भारत में इनसे भी पहले, इन्होंने ये सिद्धांत करीब 500 ईसा पूर्व के आसपास दिया था, और उनसे पहले हमारे भारत में एक गणितज्ञ हुए बौधायन। बौधायन ने भी यही सूत्र बताया था, लेकिन उन्होंने वो आयत के लिए बताया था। तो उन्हीं के आधार पर फिर उन्होंने इसका करीब 300 वर्ष पहले, तो हमारे देश के जो गणितज्ञ थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। ठीक है, यानी कि जो भी आज प्रगति है एजुकेशन में, वो पहले से हमारे देश में उस चीज़ की खोज हमारे वेदों में हो चुकी है। लेकिन क्या है कि कोई इस पर ध्यान नहीं देता है, तो नाम इनका हुआ। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, ये पाइथागोरस प्रमेय है। इन्होंने कहा था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण ही होती है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होगा शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब पाइथागोरस प्रमेय तो मैंने आपको बता दी। ठीक, अब पाइथागोरस प्रमेय के बाद आता है पाइथागोरियन त्रिक क्या होता है। पाइथागोरियन त्रिक, पाइथागोरियन, ठीक है, पाइथागोरियन त्रिक क्या होता है? अगर समकोण त्रिभुज में जो लंब बनाने वाली भुजाएं हैं वो इस क्रम में हो, 2n n स्क्वायर माइनस 1, ये लंब बनाने वाली भुजाएं, लंब बनाने वाली भुजाएं दो होती हैं, लंब और आधार। ठीक है, ये लंब बनाने वाली भुजाएं अगर ये हैं तो इनका जो कर्ण होता है वो n स्क्वायर प्लस 1 होता है। क्या होता है? n स्क्वायर प्लस 1। क्यों? क्योंकि अगर हम n स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करें तो ये 2n स्क्वायर का वर्ग और प्लस n स्क्वायर माइनस 1 इसके वर्ग के बराबर होता है। तो इनको ही पाइथागोरियन त्रिक कहा जाता है, इनको ही पाइथागोरियन त्रिक कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है, इससे आप निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊं, जैसे मान के चलो आपको दिया है कि एक त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की एक लंब बनाने वाली भुजा दी है, मान के चलो 4 सेंटीमीटर, बाकी शेष भुजाएं आपसे पूछी जाएं क्या होंगी, तो आप कैसे निकालेंगे? तो हमने मान लिया, मान के चलो 2n लंब बनाने वाली दो ये भुजाएं हैं, तो 2n बराबर 4 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो n बराबर कितना हो गया? 2। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1 बराबर 3। तो अगली भुजा क्या हो जाएगी? 3। और कर्ण क्या होगा? n स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर, ये कितना हो गया? 4 प्लस 1 बराबर कितना? 5। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं निकल आएंगी। पहली तो आपको दी थी 4 सेंटीमीटर, दूसरी हो गई 3 और तीसरी हो गई 5। ठीक है, अच्छा एक और इसमें है कि मान के चलिए कि आपको दिया है कि ABC एक पाइथागोरियन त्रिक है, पाइथागोरियन, ठीक है, त्रिक है, तथा के एक धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक है। तो अगर k का हम सब में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि a के, b के और c के भी पाइथागोरियन त्रिक होंगे।
पाइथागोरियन त्रिक हैं। यहीं से समझ लीजिए, जैसे आपको ये मान के चलो 3, 4 और 5 ये एक समकोण पाइथागोरियन त्रिक हैं। अगर इसमें हम इससे 2 से के बराबर मान के चलो हमने 2 ले लिया और 2 का प्रत्येक में गुणा करें तो 2 तिया 6, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, यानी जो ये आएंगे ये भी क्या होंगे, आपके पाइथागोरियन त्रिक होंगे। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम आपको और भी चीज़ें बताते हैं कि त्रिभुज में और क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे त्रिभुज में शीर्ष लंब होते हैं। शीर्ष लंब क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि त्रिभुज में शीर्ष लंब क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज में शीर्ष लंब यानी त्रिभुज का शीर्ष लंब देखिए, त्रिभुज का शीर्ष लंब। ठीक, त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब या जो रेखाखंड होता है वो त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है, त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। देखिए कैसे, जैसे ये है, ये त्रिभुज है, ये 3 शीर्ष है, ए बी सी है। यहाँ से अगर मैं लंब डाल दूं एक ये 90 अंश का, ठीक है, एक यहाँ से लंब डाल दूं ये भी 90 अंश का, और एक यहाँ से भी आप लंब डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों जो लंब हैं वो एक ही बिंदु से होके जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या पता चल रहा कि त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होते हैं, 3 शीर्ष लंब होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं, शीर्ष लंब होते हैं। ठीक है, त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। और तीसरा है कि त्रिभुज लंब हैं, त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं। संगामी होने का मतलब है कि एक ही बिंदु से होके जाते हैं। ठीक है ना, और त्रिभुज का जो संगमन बिंदु है, त्रिभुज के शीर्ष लंब का संगमन बिंदु जो होता है, संगमन बिंदु को, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। शीर्ष लंब मैं आपको बता रहा था, तो मैंने बताया था कि त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। और मैंने ये आपको बताया, जैसे ए से डाल दिया इस पे, बी से इस पे डाल दिया, सी से इस पे डाल दिया, तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब हो रहे हैं, 3 शीर्ष लंब होते हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंब जो होते हैं संगामी होते हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंब का संगमन बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है इसको लंब केंद्र कहा जाता है। अब न्यूनकोण त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है वो त्रिभुज के अंदर होता है। अधिक कोण त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है। और समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो त्रिभुज के बी पॉइंट पर, यानी कि जैसे ये ए बी सी पॉइंट त्रिभुज आप बनाएं तो जिस पॉइंट पे आपका 90 डिग्री का कोण बनता है वो पॉइंट ही उसका लंब केंद्र कहलाता है। ठीक, तो ये बात हो गई आपके लंब केंद्र की। अब लंब केंद्र के बाद मैं आपको बताता हूँ कि मध्यिका क्या होती है, त्रिभुज में मध्यिका किसे कहते हैं। ठीक है ना, कि मध्यिका क्या है और उसका क्या गुण होते हैं, क्या रोल होता है।
तो माध्यिका, माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज में माध्यिका किसे कहते हैं? तो त्रिभुज के एक सिर से समभुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। यानी कि त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। ठीक है ना? देखिए कैसे, जैसे सपोज ये त्रिभुज है आपका और इस भुजा का ये मिड पॉइंट है, तो इसको इस पॉइंट से मिला देंगे, तो ये जो लाइन आई इसको ही माध्यिका कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर इसका मिड पॉइंट मान के चलिए ये है और इसको हम इससे मिला दें और इसका मिड पॉइंट ये है, तो इसको भी इस शीर्ष से यूँ मिला दिया जाता है। तो त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं वो भी आप देख रहे हैं कि एक बिंदु से होकर जाती हैं। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा कि माध्यिका त्रिभुज के माध्यिका जो होती है त्रिभुज में सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलती है। ठीक है, यानी माध्यिका त्रिभुज के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से, यानी जो भी ये पॉइंट हैं ये सभी आपके मिड पॉइंट होंगे। ठीक है, दूसरी बात है कि माध्यिका एक बिंदुगामी होती हैं, अर्थात संगामी होती हैं। और तीसरा पॉइंट है कि इनका जो संगमन बिंदु होता है, ठीक है, यानी जहाँ पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं ये पॉइंट, ठीक है, संगमन बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट आपका केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है, गुरुत्व केंद्र इसको कहते हैं। ठीक, तो आपको बताया कि जो संगमन बिंदु होता है वो त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। चौथी बात है कि केंद्रक जो होता है, केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में काटता है। ठीक है, यानी कि ये 2:1 होगा, ये 2:1 होगा और ये 2:1 होगा। ठीक, तो 2:1 के अनुपात में ये काटता है। तो ये माध्यिका हुई आपकी। तो ये माध्यिका की बात हो गई कि माध्यिका हमेशा मध्य बिंदु से ही मिलती है सम्मुख भुजा के, और माध्यिकाएं एक बिंदुगामी होती हैं और उनका जो संगमन बिंदु होता है उसे त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। और प्रत्येक जो केंद्रक होता है, यानी ये जो पॉइंट आता है, ये पॉइंट प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में
काटता है या बांटता है, इस टाइप से आप देख सकते हैं। अब मध्यिका के बाद हम आपको बताते हैं कि त्रिभुज में और भी केंद्र होते हैं, जैसे परिकेंद्र होता है। त्रिभुज में परिकेंद्र कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ कि परिकेंद्र क्या होता है। त्रिभुज का परिकेंद्र, ठीक है। तो त्रिभुज की भुजाओं के लंबवर्धक, त्रिभुज की भुजाओं के लंबवर्धक, त्रिभुज की भुजाओं के लंबवर्धक एक बिंदुगामी होते हैं, एक बिंदुगामी होते हैं, अर्थात संगामी होते हैं। और इस संगामी बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि त्रिभुज की भुजाओं के जो लंबवर्धक होते हैं वो एक बिंदुगामी अर्थात संगामी होते हैं, और इस संगामी पॉइंट को ही परिकेंद्र कहा जाता है। कैसे देखें, जैसे ये त्रिभुज है ए बी और सी, इसकी भुजाओं के लंबवर्धक, तो इस भुजा का लंबवर्धक करेंगे, ठीक है। ऐसे इस भुजा का लंबवर्धक करेंगे, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, और इस भुजा का लंबवर्धक करेंगे, तो ये तीनों आप देख रहे हैं एक पॉइंट से होके जाएंगे, है ना। और ये पॉइंट जो आएगा इसको ही आप क्या कहेंगे, परिकेंद्र कहेंगे, ठीक। तो परिकेंद्र की प्रत्येक शीर्ष से दूरी समान होती है। पहला पॉइंट है कि परिकेंद्र त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से समान दूरी पर होता है, ठीक। एक ये पॉइंट बताता हूँ। और कि त्रिभुज का जो शीर्ष है भुजाओं का परिकेंद्र, तो वो प्रत्येक शीर्ष से बराबर दूरी पर, यानी कि इस टाइप से, यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी, ये बराबर दूरी पर होता है, यूं, ठीक है। ये परिकेंद्र इस तरह से बन जाता है। तो परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्ष से समान दूरी पर होता है। अगली बात बताते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है, ठीक है, त्रिभुज के अंदर होता है। अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होता है, और समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के कर्ण पर होता है, ठीक है ना। अगर समकोण त्रिभुज है तो उसका जो परिकेंद्र होगा वो कहाँ होगा, कर्ण पर होगा। अधिक कोण का त्रिभुज के बाहर होगा और न्यून कोण का त्रिभुज के अंदर होगा। तो ये बात हो गई परिकेंद्र की, ठीक है। परिकेंद्र के बाद
अब बात करेंगे अंतः केंद्र क्या होता है। त्रिभुज का अंतः केंद्र किसे कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से आप देखें और समझने की कोशिश करें। त्रिभुज का लंब केंद्र तो हो गया, अंतः केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र, ठीक है। त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है कि त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज के कोणों के अर्धक, ठीक है। त्रिभुज के कोणों के अर्धक एक बिंदुगामी अर्थात संगामी होते हैं और इस संगमन बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। जैसे मान के चलिए ये त्रिभुज है, ये कोण है, ये कोण है और ये कोण है, इनके हम अर्धक कर दें ये, ठीक है। तो ये अर्धक हमेशा एक पॉइंट से होके जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अंतः केंद्र जो होता है, पहला पॉइंट है कि अंतः केंद्र त्रिभुज की प्रत्येक भुजा से समान दूरी पर होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से दूरी और ये दूरी, तो ये तीनों दूरियां आपस में बराबर होती हैं और इस टाइप से एक वृत्त बनाया जाता है। ये वृत्त अंतः वृत्त कहते हैं इसको, ठीक है। ये तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, ठीक है। तो अंतः केंद्र जो होता है वो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा से समान दूरी पर होता है। और देखिए इसमें चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज, सभी का अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर ही होगा, क्योंकि अंतः का मतलब होता है अंदर, और जब तक वो अंदर नहीं होगा तो अंतः केंद्र कैसे होगा फिर, है ना। तो ये इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो आज के लिए इतना ही। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।